ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, बेसिकली प्रिंसिपल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज ले आ रही हूँ। इसके अलावा आई एम प्रोफेसर ऑफ गायनी, आई एम लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट, दैट्स अ कैंसर सर्जन एज वेल। इसके अलावा मैं यहाँ पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 ICU, HTU, PCR लैब, वैक्सीनेशन सेंटर और PICU की इंचार्ज भी हूँ। हमने ये यहाँ पे लास्ट ईयर जब कोविड का एक वबा आई या पेंडेमिक आया, उस वक्त हमने यहाँ पे फ्रॉम ज़ीरो से इसको इस्टेब्लिश किया। सिंध गवर्नमेंट की ये टास्क हमें दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सक्सीडेड। माई बेसिक ग्रेजुएशन जो है वो डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से है। फिर उसके बाद मैंने फेलोशिप किया, देन मेंबरशिप किया। उसके बाद अपनी सब स्पेशलिटी में मैंने ट्रेनिंग की और लेप्रोस्कोपी की फ्रॉम फ्रांस से रिकॉर्ड, इसके अलावा सिंगापुर से। एंड आई एम आल्सो अटैच्ड कैंसर सर्जन और गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम किरण हॉस्पिटल जो कराची में है। उनके साथ उनके पेशेंट आते हैं, हमारे पास रेफ़र होते हैं और मैं उनके साथ अटैच हूँ एज अ गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन। आज हम बात करेंगे कैंसर की, औरतों के कैंसर की। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये बच्चेदानी का कैंसर भी हो सकता है, ये अंडेदानी का कैंसर भी हो सकता है, ये बच्चेदानी के मुंह का भी कैंसर हो सकता है और छाती का कैंसर भी हो सकता है। पहले ज़माने में छाती का कैंसर सिर्फ डील किया जाता था बाय जनरल सर्जन से, बट नाउ ये एक स्पेशलिस्ट फील्ड है और जो गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या कैंसर सर्जन हैं वो छाती के कैंसर को भी एक साथ डील करते हैं और मैं इसको भी डील करती हूँ। मैं आपसे बात करूँगी कि हमें छाती का कैंसर हो या बच्चेदानी का कैंसर हो या औरत की किसी भी जगह का कैंसर हो, उसकी बेसिक जनरल क्या वजह है, हम उनसे कैसे बच सकते हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट है। देखें, चाहे आप एक बच्चेदानी का कैंसर लें या अंडेदानी का कैंसर लें या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लें, कुछ चीज़ें होती हैं जो इनको बढ़ाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी रूटीन प्रैक्टिस में, हमारी लाइफ में जो इनको कम करती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जिनकी अर्ली डायग्नोसिस से हमारा सर्वाइवल यानी कि बचने के चांसेस, ये तो खुदा को पता है, मगर फिर भी सर्जरी के बाद, कीमो के बाद, शुआओं के बाद मरीज़ की सक्सेसफुल या एक अच्छे ऑपरेशन हो जाने के कितने % चांसेस हैं, पेशेंट किस तरह आएगी, किस स्टेज पे आएगी। आज मैं आपसे चाहूँगी कि मैं बात करूँ अंडेदानी के कैंसर की। ये जो कैंसर है औरतों का, ये हमारी कम्युनिटी में बहुत कॉमन है। पहले कहा जाता था कि ये कैंसर ऑफ वेस्ट है, मतलब कि ये बाहर के लोगों का या वेस्ट का या वाइट का कैंसर है, मगर ओवर द टाइम मैंने जो एक्सपीरियंस किया, हंड्रेड्स ऑफ कैंसर पेशेंट बच्चेदानी के, अंडेदानी के या छाती के हमारे पास रेफ़र हुए। इवन बहुत यंग एज में भी पेशेंट हमारे पास आई जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो अंडेदानी का कैंसर है ये भी इन्हीं कैंसर में से एक है। ये हमारी कम्युनिटी में बहुत कॉमन है और इसकी बहुत सारी वजह हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वजह दो कि मोस्टली कैंसर में, ये ज़्यादातर कैंसर में होता है कि जेनेटिक्स है। जैसे ख़ानदान में खाला को, फुप्पी को, मामू को, इवन मेल फैमिली के जो मेंबर्स थे उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को किसी तरह का कैंसर था। बट स्टिल, जैसे कि हमारी कम्युनिटी में फैमिली प्लानिंग या देर से बच्चा करना या लेट मैरिजेस या स्पेसिंग ज़्यादा करना, ये बहुत सारी वजूहात हैं जो कि अंडेदानी के रिस्क को बढ़ाती है, स्पेशली उन लोगों में जिनके फैमिली में ऑलरेडी किसी को किसी ना किसी तरीके का कैंसर है। ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में खाला को, पुप्पी को, मुमानी को या माँ को हो या बहन को, इवन आपकी फैमिली के मेल पार्टनर, वालिद साहब को, चाचा को, ताया को हो, मामू को, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं उनमें से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो वो आपके रिस्क ऑफ कैंसर्स को ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि जी अंडेदानी का कैंसर उनमें ज़्यादा कॉमन है जिनकी फैमिली में कैंसर ज़्यादा हो, या उन लोगों में है जिन्होंने वक्फा किया हो लंबा, जिनको जल्दी यंग एज में माहवारी आए और लेट मेनोपॉजल वाली एज में। इसके अलावा वो लोग
जिनकी फैमिली प्लानिंग थी, इनफर्टाइल थे, जिनको औलाद नहीं थी। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हम बच्चे की औलाद की जो ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर वो हम बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक लें, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कुछ रिस्क को बढ़ाती हैं, वो भी एक लंबे अरसे तक आप लें, 6 महीने से ज़्यादा लें, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक लें, हर दवा इस चीज़ को नहीं बढ़ाती। हम इसको कैसे तशख़ीस कर सकते हैं? ये जो बच्चेदानी का कैंसर है, ये साइलेंट किलर है। पेशेंट को जब पता चलता है जब वो यूजुअली लास्ट स्टेज में है। मगर अगर आपको लगता है कि आपके रिलेटिव का वज़न कम हो रहा हो, जल्दी से भूख कम हो रही हो, वज़न भी कम हो रहा हो, पेट का फूल जाना, इसके अलावा आपको फील होता है पेशेंट कमज़ोर हो रहा हो, या फिर कुछ लोगों को कुछ ऐसे भी अंडरदानी के कैंसर होते हैं जिसके माहवारी के एबनॉर्मल हो जाना होता है, अगर उनको मेंसेस बंद होने से पहले वाली फेज़ में हैं वो, या इवन यंग पेशेंट हैं जिनको लगता है कि जी हमारा वज़न गिर रहा है, हमारा पेट सूज रहा है, जिस्म कमज़ोर हो रहा है, भूख नहीं लग रही, या इसके अलावा उनको लगता है कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम उनको बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो प्लीज़ इसके चीज़ के लिए घर नहीं बैठें, प्लीज़ इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्पेशली अगर आपकी किसी भी फैमिली मेम्बर को किसी भी तरह का कैंसर हुआ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या रिस्क फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी रिस्क फैक्टर अंडरदानी के कैंसर में थे, इसी तरह बच्चेदानी के कैंसर भी है। जो लोग किसी तरह का बहुत लंबा हार्मोन्स इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे जिस्म से एक हार्मोन ख़ास निकलते हैं जिसे हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, अगर उसकी ज़्यादती की वजह से हो जाए, या पॉलीसिस्टिक ओवरी वाले पेशेंट जिनको प्रोलॉन्ग हिस्ट्री थी पीसीओ की, और उसके बाद हाइपरप्लेजिया फेसेस होते हैं ट्यूमर्स के, और उसमें उनको लगता है कि उनकी माहवारी में या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। स्क्रीनिंग दूसरी चीज़ है। स्क्रीनिंग है कि जी हम एक पूरी पॉपुलेशन को मैंडेटरी कर देंगे, जो 3 साल पे 4 साल में हर एक शादीशुदा या गैर शादीशुदा औरत ने ये टेस्ट करवाना है, और जिससे हम टाइम से पहले पिक कर लें। अनलकली बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के अलावा, या इवन छाती के कैंसर में सम हाउ, इसके अलावा हमारे पास जैसे अंडरदानी के कैंसर में कोई ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल नहीं है कि हम एक यंग किसी एज में सबको करें और हमें पता चल जाए कि जी आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वो कैंसर होगा। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है, आपके अंदर क्या बॉडी में चेंजेस आएंगी, आपके नॉर्मल रूटीन मेंस्ट्रुअल साइकिल में या आपकी अदर फिजिक में क्या चेंजेस आएंगी, कि आप इमीडिएटली जाएं, प्लीज़ अपना चेकअप करवाएं। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर इसमें बताना चाहूँगी कि बच्चेदानी के मुंह का एक पानी का टेस्ट होता है जिसे हम पैप स्मेयर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है, ये यंग एज का कैंसर है, ये बहुत डेंजरस कैंसर है, इसमें इसकी सर्जरी भी बहुत एक्सटेंसिव है। मगर अगर आप सिंपल हर 3 से या 5 साल में, डिपेंड करता है कि एज क्या है, हर शादीशुदा औरत या जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं, अगर वो अपना पानी का टेस्ट करवाएं जिसमें शायद 2 मिनट लगेंगे। किसी भी ओपीडी में आप जाते हैं, इसमें ऑपरेशन थिएटर की ज़रूरत नहीं है, आपकी ओपीडी में जब आप डॉक्टर साहबा को दिखाने जाती हैं वो करें, उससे हमें पता चल सकता है कि इस खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बदलाव है आपके बच्चेदानी या आपके जिस्म के अंदर, उनके सेल्स के अंदर, जो अल्लाह ना करे आगे जाके कैंसर बनेगा। तो प्लीज़ हर शादीशुदा औरत ये टेस्ट ज़रूर करवाए। ये हर 3 साल में एक दफ़ा होना चाहिए। इससे आप बहुत सारी बीमारियों का पिक कर सकते हैं, स्पेशली बहुत सारे इस कैंसर को पिक कर सकते हैं, स्पेशली कैंसर ऑफ सर्विक्स जिसे हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि छाती का कैंसर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैंसर है, हमारी कम्युनिटी में बड़ा कॉमन है, इवन बहुत यंग एज के पेशेंट हमारे पास आते हैं। इसमें सिंपल मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जब भी नहाने के लिए जाएँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के लिहाज से आप अपनी छाती का ज़रूर मायना कराएं। अगर आपको लगता है कि गुठली है, शुरू में उसका सिंपल एक अल्ट्रासाउंड होगा, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी, अगर डॉक्टर फील करता है कि जी उसमें कुछ ऐसी चेंजेस है अल्ट्रासाउंड में कि जी आपको और किसी टेस्ट की ज़रूरत है, तो हो सकता है वो आपका मैमोग्राफी करवाए। मैमोग्राफी यंग एज में नहीं करवाई जाती, उसकी एक सर्टेन एज लिमिट है। ये नहीं हो कि जी हर पेशेंट है जिसको 25 साल, 20 साल, 18 साल की लड़की उसको लंप फील होता है, शी विल गो फॉर मैमोग्राफी। नो, यू डोंट हैव टू, आपने नहीं करवानी, उसकी स्पेसिफिक एज है। कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड भी यंग एजेस में वैसे भी चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी छाती के कम होती है, मगर स्टिल अगर यंग एज में छाती का कैंसर हुआ तो ये बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि ये बड़ा फास्टली फैलता है। तो आपको कभी भी कोई गुठली महसूस होती है, मैंने आपको अर्ज़ किया, आप खुद अपने डायग्नोज कर सकते हैं, आप अपना डॉक्टर खुद हैं। हमेशा जब आप नहाने जाएं अपनी छाती का अच्छी तरह से मायना करें, और आपको कभी भी कोई गुठली लगती है इमीडिएटली डॉक्टर के पास कंसल्ट करें। बच्चेदानी के लिए मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट पानी का टेस्ट आप करवाएं।
आपको लगता है कि आपका वज़न बहुत कम हो रहा है, आपका जिस्म फूल रहा है, पाँव में सूजन आ रही है, या इवन आपको लगता है कि जी भूख नहीं लग रही, भूख मुझे कम महसूस हो रही है, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें या एटलीस्ट गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करवा लें। जहाँ तक अल्ट्रासाउंड है, सोनोग्राफी आप हफ्ते में, आप महीने में 3 दफ़ा भी करवा सकती हैं। इसकी कोई ऐसी रेडिएशंस नहीं है जो खुदा ना, ये मिसकंसेप्ट है कि जी वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, उससे आपकी डायग्नोसिस हो सकती है। कुछ क्लू डायग्नोसिस का मिल सकता है, उसके बाद अगर डॉक्टर साहबान को लगे तो उनको ज़रूरत पड़े तो वो ज़रूर आपसे फिर टेस्ट करवाएंगे और ये चीज़ एक्सक्लूड होगी। स्पेशली वो लोग जिनको फैमिली में हिस्ट्री थी या जिनको कोई रिस्क फैक्टर था, जैसे मैंने आपको बताया कि छाती, जिन लोगों ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया या जिनकी लेट मैरिजेज हुई या लेट कंसीव किया, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की, उनमें चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है। वो लोग जिनमें मैंने आपको बताया कि लेट अगेन इनफर्टिलिटी है या बच्चा नहीं था या फिर जल्दी माहवारी आई हो, बहुत 60 साल या 55 लेट आपकी मीनोपॉज हुआ या कोई ऐसी चीज़ आपने ली, मेडिकेशन ली, जैसे अनअपोज्ड हार्मोन जिसमें हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, जो आपके बच्चेदानी पे नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर आपके अंदर है जो आपको उसके साथ आपकी बॉडी चेंजेस हुई, आपका खाने पीने का निज़ाम चेंज हुआ, वज़न कम हुआ, माहवारी के मसले में कोई रूटीन में चेंजेस आई, इमीडिएटली प्लीज़ गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। एज फार एज स्क्रीन इज़ कंसर्न, 2 स्पेशल फीमेल्स के कैंसर्स हैं, छाती का और बच्चेदानी के मुंह का, जिसमें हम स्क्रीन भी कर सकते हैं। मीन्स कि हम हर 3 साल 4 साल बाद, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में अगर फैमिली की कोई हिस्ट्री है रिस्क की, तो वो यू शुड गो फॉर इट। इसके बाद ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतना अच्छा सक्सेस होगा। अब हमारी मेडिसिन बड़ी एडवांस कर गई हैं। पहले ज़माने में कीमो भी बड़ी लंबी होती थी, उसकी ड्यूरेशन भी बड़ी सख्त थी। अब नाउ वी हैव, हमारे पास बहुत अच्छी कीमो है, हमारी रेडिएशंस की मशीन बहुत अच्छी हैं, और इवन सर्जरी से मैंने आपसे लास्ट एक टॉक थी उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इवन शुरू की स्टेजेस में हम कैंसर की सर्जरी को बगैर चीरे के भी कर सकते हैं। कुछ कैंसर्स को बिल्कुल कर सकते हैं। इवन छाती के कैंसर में ज़रूरी नहीं कि पूरी छाती निकाली जाए, हम सिर्फ वो एक मांस निकालें और आपकी छाती भी रिटेन हो सकती है, बशर्ते कि आप टाइम पे आएँ, जल्दी डायग्नोज करें। ये नहीं कि गुठली थी हम गए, प्लीज़ गो टू अ प्रॉपर कैंसर सर्जन, रादर के आप पहले जीपीज़ के पास जाएं, फिर फिजिशियन के पास जाएं, एंड देन यू गो टू द सिंपल गायनाकोलॉजी, दैट इज अ स्पेसिफिक फील्ड। गायनाकोलॉजी, कैंसर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो भी सब स्पेशलिटी एक स्पेशल फील्ड है, क्योंकि जो बंदा उसमें ओवर द टाइम सर्व करता है, दे हैव मोर एक्सपीरियंस। लाइकवाइज कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, मैंने आपको जैसे बताया कि कीमो और रेडियो, वो पहले ज़माने में जो डोजेस थी कीमो की इवन बहुत ज़्यादा थी, और वो जो मेडिसिन अवेलेबल थी, हो सकता है वो अभी के मेडिसिन के मुकाबले में वो पहले वो ज़्यादा सख्त थी या उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थे। ये मैं नहीं कहूँगी कि कीमो के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पेनफुल नहीं हैं, मगर उतने नहीं हैं, और इसका सक्सेस यानी कि मरीज़ के बेहतर हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मरीज़ जल्दी सही हो जाती है अगर आपने जल्दी डायग्नोज किया, जल्दी डॉक्टर के पास आए, एंड वी आर ऑल अवेलेबल, आई एम अवेलेबल फॉर योर सर्विस। और सबसे अच्छी बात है कि नाउ कैंसर सर्जरी की भी ट्रीटमेंट लेप्रोस्कोपिकली बग़ैर चीरे के हो सकती है। आप डे केयर सर्जरी करवा सकते हैं, एक दिन आप दाखिल हुए और इंशाल्लाह दूसरे दिन आप घर जा सकते हैं। दैट्स वंडरफुल।